कोई डाउट है लास्ट क्लास में? कोई डाउट है लास्ट क्लास में? अभी तक कोई डाउट नहीं है सर। ठीक है। तो बनाते हैं क्लस्टर हम लोग, ठीक है। तो क्लस्टर बनाने के लिए आपको वीएम चाहिए। क्या चाहिए? वीएम। आप क्लस्टर को, अगर आपके पास लैपटॉप में रिसोर्सेस अच्छे खासे हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं, वीएम वेयर डालें और वीएम वेयर पे आप वीएम बना लें और उन सारे वीएम पे आईपी डालें और आपस में आप उसे कम्युनिकेट करा लें। ठीक है। ये ये कर सकते हैं। और अगर आपके पास अच्छा बड़ा हैवी सर्वर घर पे रखा है तो वहां पर भी आप VMware डाल के, ओपन स्टैक डाल के कर सकते हैं। या फिर आपके पास बहुत सारे सर्वर है तो आप बहुत सारे सर्वर को भी, फिजिकल सर्वर को लेके भी कर सकते हैं। बस ये ध्यान रखना है कि सारे फिजिकल सर्वर आपस में कम्युनिकेट करने चाहिए। ठीक है। सर ये आप ओपन स्टैक का जो ट्रिपल ओ स्ट्रक्चर होता है उस पर भी आप बता सकते हैं क्या एक दिन? ओपन स्टैक का सर्वर नहीं है सर मेरे पास, उसके लिए तो बहुत हैवी सर्वर चाहिए। नहीं ट्रिपल, सर आपको उसका कोई रेफरेंस पड़ा है ट्रिपल ओ से ओपन स्टैक कैसे इंस्टॉल करते हैं? नहीं सर, मेरे पास ऐसी कोई रेफरेंस उससे रिलेटेड नहीं है। क्योंकि यहाँ पे ना सर ट्रिपल ओ से क्या हो रहा है, हम्म। ओपन स्टैक का इंस्टॉलेशन होके ना अंडरलाइन ओपन स्टैक है और उसके ऊपर आपका कुबरनेट पड़ा हुआ है। सर वो ओपन स्टैक का जो है वो तो ओपन स्टैक की टीम करेगी ना, कुबरनेटिस का बंदा क्यों करेगा उसमें काम? तो हम दोनों टीम में है ना सर, ओपन स्टैक और एनसीएस हाँ, दोनों ही। तो फिर ये चीजें हम ओपन स्टैक की क्लास में डिस्कस कर सकते हैं। ओपन स्टैक का पार्ट ओपन स्टैक की क्लास में डिस्कस करेंगे, है ना। अगर हम यहाँ पे क्यूबरनेटिस में अगर ओपन स्टैक ला दें तो समझ लो हमारा 1 से 2 महीना ओपन स्टैक में चला जाएगा फिर। नहीं, जस्ट आस्किंग फॉर इंस्टॉलेशन ओनली, दैट्स इट। इंस्टॉलेशन भी सर इतना आसान तो है नहीं कि 1-2 घंटे में कर लेंगे। कम से कम 1 वीक 2 वीक लग जाता है पूरा इंस्टॉलेशन वगैरह सेटअप करने में, तैयार करने में। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, हार्डवेयर मार्केट से परचेज करना पड़ेगा, बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है ठीक है। चलो सर इसको कैरी ऑन करो। ठीक है। तो जस्ट मैं आपको एक बता रहा हूँ, ठीक है, कि आप ओपन स्टैक आता है तो आप अपना ओपन स्टैक के ऊपर वीएम बना लें और उसके ऊपर आप उन वीएम के ऊपर केवल उसका क्लस्टर सेटअप कर सकते हैं। ठीक है। फिजिकल मशीन पे भी कर सकते हैं। आप अपने लैपटॉप में VMware वर्क स्टेशन डाल के भी कर सकते हैं, KVM डाल के भी कर सकते हैं। नंबर पे हैं। बेसिकली फोकस आपको करना है कि आपको वीएम चाहिए बस। क्या चाहिए? वीएम। ये सारी चीजें भी नहीं है तो उससे भी बेटर तरीका है, क्लाउड में आके आप वीएम क्रिएट कर। क्या कर? क्लाउड में वीएम क्रिएट कर। ठीक है। एडब्ल्यूएस क्लाउड में कर सकते हैं। कर लेना कॉल, सॉरी यार। AWS क्लाउड में कर सकते हैं, एजोर क्लाउड में कर सकते हैं, गूगल क्लाउड में कर सकते हैं, अकामाई क्लाउड पे कर सकते हैं। एन नंबर ऑफ क्लाउड है, आपको वीएम से वहाँ पे चाहिए। दैट्स इट। क्या चाहिए? वीएम चाहिए। ठीक है। तो कितने वीएम चाहिए? एक हमें चाहिए सर्टिफिकेट अथॉरिटी सर्वर बनाने वाला वीएम। एक वीएम आपको चाहिए सर्टिफिकेट अथॉरिटी सर्वर के लिए, जहाँ पे बैठ के आपका सर्टिफिकेट वगैरह आप क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे, जनरेट करेंगे, असाइन करेंगे, अप्रूव करेंगे। एक आपको ऐसा वीएम चाहिए। एक मिनट। ठीक है। एक आपको चाहिए सर्टिफिकेट अथॉरिटी सर्वर चाहिए, उसके लिए आपको एक वीएम चाहिए। ठीक है। एक आपको चाहिए HA प्रॉक्सी नोड के लिए, नोड के लिए एक वीएम आपको चाहिए। ठीक है।
उसके बाद ई टी सी डी, ई टी सी डी डाटाबेस के लिए आपको चाहिए 3 वीएम। उसके बाद आपको मास्टर नोड के लिए चाहिए 3 वीएम। ठीक है। उसके बाद आपको चाहिए वर्कर नोड के लिए चाहिए 3 वीएम, मिनिमम 3। अब वर्कर नोड पे तो लोड के ऊपर होता है, लोड बढ़ेगा तो और भी वीएम चाहिए, ऑटो स्केलिंग लगा सकते हैं आप। उसके बाद इंग्रेस कंट्रोलर के लिए वीएम चाहिए। इंग्रेस कंट्रोलर के लिए वीएम चाहिए कि कस्टमर की ट्रैफिक बाहर से जब आएगी तो उन ट्रैफिक को कंट्रोल करना के लिए अलग वीएम होगी जहाँ पे ट्रैफिक आएगी। तो इंग्रेस कंट्रोलर के लिए आप 3 वीएम ले सकते हैं मिनिमम। ठीक है। 1 वीएम सर्टिफिकेट अथॉरिटी सर्वर के लिए, 1 वीएम एच ए प्रॉक्सी के लिए, 3 वीएम डेटाबेस के लिए, 3 वीएम मास्टर नोड के लिए, 3 वीएम वर्कर नोड के लिए। ठीक है। और इंग्रेस कंट्रोलर के लिए 3 की। टोटल कितने हो गए? 12, 12, 13, 14, 14 वीएम हो गए। ठीक है। कितने हो गए? 14 वीएम। अब इनमें से सबसे पहले आपको चाहिए होता है सर्टिफिकेट अथॉरिटी सर्वर के लिए भी। सबसे पहले आप यहाँ पे प्रोविजन क्या करेंगे? सर्टिफिकेट अथॉरिटी सर्वर सबसे फर्स्ट काम होता है, क्योंकि कुबरनेटिस के अंदर जितने भी कंपोनेंट्स हैं जब वो आपस में कम्युनिकेट करते हैं तो सर्टिफिकेट अथॉरिटी सर्वर का यूज़ करें, के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं। चाहे वो डेटाबेस हो, चाहे मास्टर नोड हो, मास्टर नोड के अंदर एपीआई हो, क्यू प्रॉक्सी हो, शेड्यूलर हो, इवन वर्कर नोड हो, जब भी वो एपीआई से कम्युनिकेट करेंगे, एपीआई से कम्युनिकेट करेंगे या आपस में कम्युनिकेट करेंगे तो सर्टिफिकेट का यूज़ करेंगे अथेंटिकेशन के तौर पे। तो सबसे पहले क्या चाहिए? सर्टिफिकेट अथॉरिटी सर्वर आपको चाहिए। ठीक है। उसके बाद आपको चाहिए एच ए प्रॉक्सी। उसके बाद आपको चाहिए डेटाबेस। उसके बाद चाहिए आपको मास्टर नोड। उसके बाद चाहिए आपको वर्कर नोड। ठीक है। उसके बाद चाहिए आपको इंग्रेस कंट्रोलर। तो ये हिरार्की आती है निकल के। तो यहाँ पर मैं AWS पे लॉगिन करता हूँ। मैं वीएम यहाँ पर कहाँ क्रिएट करूँगा? AWS के अंदर। आप जिसमें कंफर्टेबल है उसमें ले सकते हैं वीएम। आप जैसे कंफर्टेबल है ओपन स्टैक में तो आप ओपन स्टैक इन्वायरमेंट लें और वहाँ पे इतनी वीएम डिमांड करें। ठीक है। अगर आप प्रोडक्शन पे काम करने जा रहे हैं और आपकी कंपनी ने डिसाइड किया कि अंडर लेयर ओपन स्टैक होगा, तो आप ओपन स्टैक की टीम को बोलें कि मुझे इतने वीएम रिक्वायरमेंट है, वो आपको जनरेट करके क्रिएट करके उसकी प्रॉपर नेटवर्किंग कॉन्फ़िगर करके सारा कुछ आपको देंगे। और संजय सर, जैसे हम हमारे पास ओरेकल का है बीएम वर्चुअल बॉक्स है, तो उस पे भी हम कर सकते हैं, राइट? और एक, हाँ, उस पर भी कर सकते हैं। बेसिकली आपको देखो, क्यूबरनेटिस इंजीनियर को वीएम चाहिए रेडी टू, बात खत्म हो जाए। ठीक है। है ना? अब वो अंडर ले आप बैकएंड में ओरेकल यूज कर रहे हो, ओपन स्टैक यूज कर रहे हो, ये वो डिफरेंट टीम का काम हो गया वो। जैसे मेरे पास ओरेकल बीएम है, उस पे मल्टीपल बीएम क्रिएट कर सकते हैं एज पर द बिल्कुल कर सकते, रिक्वायरमेंट, बिल्कुल और कर उनको सकते, हम एक दूसरे से कनेक्टिविटी करवा देंगे। बिल्कुल कर करेक्ट। सकते, बिल्कुल। ओके। बस ध्यान ये रखना कि जितनी भी वीएम क्रिएट कर रहे हो सारी वीएम में नेटवर्किंग कॉन्फ़िगर होनी चाहिए और सारे आपस में पिंग पिंग होना चाहिए, कोई फायरवॉल की रिस्ट्रिक्शन नहीं होनी चाहिए। ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना होगा। तो सर, जैसे हम तो जितने भी वीएम क्रिएट करें तो हमें नेटवर्किंग उसमें ऐड करना पड़ेगा फॉर द कम्युनिकेशन। बिल्कुल कम्युनिकेशन ऐड करना पड़ेगा। अब जैसे एडब्ल्यूएस पे आप कर रहे हो तो वहां पे तो ऑलरेडी मतलब वहां पे भी आप कॉन्फ़िगर करेंगे या क्या है? सर हालांकि इंडस्ट्री में तो देखो कस्टम नेटवर्क चलता है, तो वहाँ पे तो AWS की टीम आएगी और प्रॉपर VPC बनाएगी, नेटवर्किंग करेगी कॉन्फ़िगर। ठीक है। फिर OAWS टीम का इन्रोलमेंट आ जाता है यहाँ पर।
अब AWS के अंदर आपने देखा होगा कि डिफॉल्ट VPC होता है जो आपको डिफॉल्ट नेटवर्किंग प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पर हम और अपने ये, लैब करने हाँ में वो, डिफॉल्ट का इस्तेमाल करेंगे, ना कि कस्टम बनाएंगे। करेक्ट। तो यहाँ पे बीपीसी होता है, जो बीपीसी क्या करता है कि ऑटोमेटिकली उनको कम्युनिकेशन प्रोवाइड करवा देगा नहीं, वो अपना VPC आईपी। कम्युनिकेशन प्रोवाइड नहीं कर रहा था सर। VPC बेसिकली डेटा सेंटर आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप बना सकते हो VPC का इस्तेमाल करके, कि मुझे कितने CIDR पूल चाहिए, कितने राउटर चाहिए, कितने फायरवॉल चाहिए, है ना, कौन सी ट्रैफिक को बाहर निकालनी है, कौन सी ट्रैफिक को बाहर नहीं निकालनी है। मतलब एक प्रकार से डेटा सेंटर आप कस्टमाइज कर सकते हो थ्रू दी VPC ओके ओके, अपनी समझ रिक्वायरमेंट के गया। हिसाब से। हाँ। ठीक है, कि भाई मेरी कंपनी का डेटा सेंटर का रिक्वायरमेंट ही है। अब मैं AWS में जाऊंगा तो मैं अपनी VPC अपने अकॉर्डिंग बनाऊंगा, वो मुझे मिल जाएगा। डिफॉल्ट में क्या होता है कि आपको अपने अकॉर्डिंग नहीं मिलता, वो डिफॉल्ट जो चल रहा है उस पर आप काम करना पड़ता। तो कभी भी कोई भी कंपनी अगर AWS का सिलेक्शन भी करती है तो डिफॉल्ट पे नहीं जाती, वो VPC अपना कस्टमाइज करती है। और VPC अपने आप में एक 30 आवर्स का सेशन है, पूरा VPC। अगर आपको AWS में आके मैं यहाँ पे VPC खोलूँ, तो VPC आप खोलोगे तो VPC अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक होता है, एक कोर्स मान लो उससे, मतलब पूरा डेटा सेंटर बिल्ड करने का तरीका है एक तो। हेलो, कौन? तो ये देख सकते हैं, ये पूरी VPC का सेक्शन है। यहाँ पर देखो, सबनेट, रूट टेबल, इंटरनेट गेटवे, इंग्रेस इंटरनेट गेटवे, कैरी इंटरनेट, कैरी गेटवे, TCP ऑप्शन सेट, मैनेज प्रीफिक्स लिस्ट, नेट गेटवे, पीरिंग कनेक्शन, नेटवर्क ACL, सिक्योरिटी ग्रुप, ये पूरी नेटवर्किंग है। मतलब एक प्रकार से आपने देखा है कि डेटा सेंटर को लगाने के लिए पहले नेटवर्किंग का बंदा चाहिए होता है ना, CCNA CCNP का बंदा, वो रोल यहाँ पे VPC निभा रहा तो वो मिटिगेट कर दिया। है। VPC तो आपको पता होगा, AWS पढ़ा होगा आपने पहले कभी। हाँ पता है सर। पता है सर। ठीक है, तो अब हम VPC नहीं बनाने जा रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि हम डिफॉल्ट VPC में अपना काम कर लेंगे। डिफॉल्ट VPC हमें बना के मिलता है, हम अपनी VM वहीं डिप्लॉय कर लेंगे। जब हम लोग AWS पढ़ते हैं तो वहाँ पे हमें सारी चीज़ सिखाई जाती है कि VPC जो है वो एक आपको डिफॉल्ट बना के देता है, और एक आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से कस्टम बना सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे डायरेक्ट आना और VM को क्रिएट करना है। VM, यहाँ पे VM नहीं बोलते, यहाँ पे EC2 बोलते हैं। ठीक है, EC2 इसमें तो इसका फिर भेजा है मेरे पास। अगर क्या आप AWS पे बताने वाले हो, आपका लैब, तो सर इसका तो चार्जेस लगेगा ना, हम लोगों के लिए तो एप्लीकेबल नहीं है। चार्जेस फिर आप बताओ कहाँ करोगे लैब। नहीं, हम लोग सर अपने लैपटॉप पे बना लेंगे। मैंने आप कहीं जिस हाँ मरतबा जिस बना रखी है। आप जिसमें कंफर्टेबल हो उसमें आप बना सकते हो, कोई हाँ, दिक्कत ठीक है नहीं। सर, आप अपना AWS पे कैरी कर लो, वो कोई हम्म। प्रॉब्लम नहीं। तो इंस्टेंस में आया मैं, और यहाँ पर मैंने इंस्टेंस क्रिएट किया, और मैंने लॉन्च इंस्टेंस, हम सर म्यूट कर ली। और यहाँ पर मैंने कितने 14 इंस्टेंस ले लिए। कितने ले लिए? 14 इंस्टेंस। कितने ले लिए? 14 इंस्टेंस। अब देखो, AWS क्यूबरनेटिस कहता है कि इंस्टेंस की भी एक मिनिमम कॉन्फ़िगरेशन होती है जिसका आपको ध्यान रखना होता है। तो ये क्यूबरनेटिस की ऑफिशियल साइट है, kubernetes.io। ये साइट को आप रट लो, ये ऐसी साइट है, क्यूबरनेटिस की ऑफिशियल साइट है। एग्जाम में जाओगे वहां पर भी ये खुलेगी, ओके कंपनी सर, में आप काम इसमें करोगे। एक इंस्टेंस ले रहे हो, हम्म। तो आपका कोई कॉर्पोरेट अकाउंट है या आप माने जस्ट आपने कुछ कर रखा है सिस्टम? नहीं, नॉर्मल अकाउंट है ये। बट इतना तो सर, इसका तो बहुत हैवी पैसा लगता है ना सर, अगर आप इतनी सारी चीजें लगे। मैं जस्ट एक नॉर्मल पूछ रहा हूँ क्लास प्रोस्पेक्टिव से। पैसा तो देखो लगेगा, तभी तो ठीक है। क्यूबरनेटिस की फीस भी हमारी इतनी हाई रहती है। चलेगा चलेगा। तो kubernetes.io में हम लोग आए। ठीक है, और ये देखो, यहाँ पर आके आप लिखें क्लस्टर सेटअप, क्लस्टर सेटअप। ठीक है, इंस्टॉलिंग क्यूबेडिया।
तो यहाँ देख सकते हैं आप लोग कि मिनिमम हार्डवेयर रिक्वायरमेंट आपको यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, 2 GB रैम होना चाहिए, 2 CPU होना चाहिए, फुल नेटवर्क कनेक्टिविटी बिटवीन ऑल मशीन इन द क्लस्टर पब्लिक और प्राइवेट, यूनिक होस्ट नेम। ठीक है, और क्या बोल रहा है, सर्टन पोर्ट आर ओपन ऑन योर मशीन। तो ये क्या बात बता रहा है पता है? आप क्यूबरनेटिस इंजीनियर हो, आपको कंपनी ने बोला कि भाई क्लस्टर लगाना है, तो आप नहीं करोगे सब कुछ। अब क्लस्टर लगाने के लिए अंडरलाइन जो इंफ्रा है वो टीम कोई और होगी। अब वो टीम कौन कौन सी हो सकती है? अगर फिजिकल है तो फिजिकल वाली टीम होगी, वो खरीद के लाएगी मार्केट से, वो पीओ जनरेट करेगी, वेंडर के पास जाएगा, सर्वर मार्केट से आएगा, सर्वर को अनबॉक्सिंग की जाएगी, उस पे पावर लगाया जाएगा, उसके ऊपर ओएस डाला जाएगा, नेटवर्किंग की टीम आएगी, स्विच लगाएगी, राउटर लगाएगी, फायरवॉल लगाएगी, सारे सर्वर को किसी स्विच से कनेक्ट करेगी, उस पे आईपी डालेगी, उसको पिंग पुंग कराएगी, और फिर आपके पास आएगी, बोलेगी सर आपका इंफ्रास्ट्रक्चर बन गया, आप आइए अपना काम करिए। क्यूबरनेटिस इंजीनियर को बोला जाएगा आइए आप अपना काम करिए। तब आप बढ़िया सीना तान के जाएंगे, आप कुबरनेटिस सेटअप करेंगे। अगर फिजिकल नहीं है, कंपनी ने डिसीजन लिया कि ओपन स्टैक इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो ओपन स्टैक की टीम करेगी, कुबरनेटिस का बंदा नहीं करेगी। ठीक है, एडब्ल्यूएस पे डिसीजन लिया कंपनी, एडब्ल्यूएस की टीम वो करेगी। जब कर देगी एडब्ल्यूएस की टीम, वो मेल भेज देगी, भाई इंफ्रास्ट्रक्चर बन गया, अब कुबरनेटिस की टीम आगे करेगी। अगर आप चाहते हो कि नहीं, क्यूबर ओपन स्टैक की पैसा भी मेरे को मिल जाए, एडब्ल्यूएस का पैसा भी मेरे को मिल जाए, तो फिर दोनों काम आप करोगे। तब कंपनी बोलेगी दो काम कर रहा है, सैलरी बढ़ा देगी। तो चीजें ऐसे डिवाइड होती है। ठीक है, तो साहब साहब यहाँ पर क्या कह रहे हैं देखो, तरीके से कि ये इंफ्रास्ट्रक्चर आपका रेडी होना चाहिए जब आप क्लस्टर लगाने जा रहे हो। तो सर्टन पोर्ट आर ओपन ऑन योर मशीन, ये पोर्ट देख लो कौन कौन से पोर्ट खुले होने चाहिए, ये बहुत जरूरी है एज अ इंटरव्यू। तो यहाँ पर हम लोग जाते हैं, तो ये देखो, रिक्वायर्ड पोर्ट, ये देखो, कंट्रोल प्लेन, जो मास्टर नोड होता है उसको कंट्रोल प्लेन बोलते हैं, और वर्कर नोड को कहते हैं नॉर्मल वर्कर नोड। तो जो मास्टर नोड होते हैं उसके अंदर जो कंपोनेंट्स हैं, वो एपीआई सर्वर चल रहा होता है, डेटाबेस चल रहा होता है, क्यूबलेट एपीआई चल रहा होता है, क्यूब शेड्यूलर चल रहा होता है, क्यूब कंट्रोलर मैनेजर चल रहा होता है। तो ये इस पोर्ट पे काम करते हैं। तो कहता है कि भाई मास्टर नोड में ना ये पोर्ट ओपन करके रखो। तो आप जब क्यूबरनेटिस इंजीनियर हो, आप जब कुबरनेटिस लोड कर, सेम रहेगा कि पोर्ट चेंज भी हो सकता है? हर जगह सेम है सर। ठीक है, डिफॉल्ट सेम है, कस्टमाइज करोगे तो आपको पता होगा कि आप इसको हटा के क्या रख रहे हैं, तो फिर वही पोर्ट आपको ओपन कराना पड़ेगा। तो अगर आपके ओपन स्टैक की टीम ने अगर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है, तो ओपन स्टैक की टीम को बोल देना कि भाई कोई फायरवॉल वगैरह है अगर आपका इंटरनल, तो उधर ही पोर्ट खोल देना। एडब्ल्यूएस की टीम है तो एडब्ल्यूएस की टीम को बोलना पड़ेगा कि भाई कोई फायरवॉल वगैरह स्टिक कर रहा है इस पोर्ट को, तो खोल देना। फिजिकल की टीम है तो फिजिकल की टीम में उस नेटवर्किंग बंदे को बोल देना कि भाई तूने कोई फायरवॉल लगाया तो ये पोर्ट खोल देना, ये खुला होना चाहिए। ठीक है, वर्कर नोड में ये पोर्ट आपके ओपन होने चाहिए। तो क्लस्टर बनाने जाने से पहले इन चीज़ों का ध्यान रखो। इन चीज़ों का ध्यान रखने के बाद अब आप आगे बढ़ते हो। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग ओएस देखें तो कौन कौन सा ओएस हम सेलेक्ट कर सकते हैं, आप लिनक्स सेलेक्ट कर सकते हो, इवन चाहो तो विंडोज भी आप सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर लिनक्स लिया, और लिनक्स में क्या लिया, उबंटू। क्या लिया, उबंटू फ्री टियर। और हार्डवेयर में यहाँ पर मिनिमम 2 GB का ले रहा हूँ। क्या ले रहा हूँ, मिनिमम 2 GB का।
ई ले लिया। ठीक है। अब AWS में आपको पता है VM एक्सेस करने के लिए की पेयर की रिक्वायरमेंट होती है, तो यहाँ पे मैंने की पेयर सेलेक्ट किया। नेटवर्क सेटिंग अभी जाके बाद में इसको पोर्ट रिक्वायरमेंट पोर्ट अलाउ कर देंगे, और यहाँ पर मैंने लॉन्च इंस्टेंसेस किए, तो ये मेरे इंस्टेंसेस लॉन्च हो जाएंगे। तो ये मेरे 14 नोड यहाँ पर बन गए। ठीक है। अब जरूरी नहीं कि कंपनी में भी 14 नोड हो, ये 140 भी हो सकते हैं। ठीक है। कंपनी 20 नोड का डेटाबेस रखी है, कंपनी 10 नोड का मास्टर नोड रखी है, और कंपनी के पास वर्कर नोड ही 50-50, 100-100 होते हैं। तो ये मेरे पास 14 नोड क्रिएट हो गए। जब भी आप क्लस्टर सेटअप करने जाएंगे तो नेमिंग कन्वेंस को जरूर ध्यान रखिएगा। ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर नेमिंग कन्वेंस लेते हैं। ये सर्टिफिकेट सर्वर। ठीक है। ये मेरा नोड हो गया, CA सर्टिफिकेट सर्वर नोड हो गया। सर एक चीज और, एक तो हम्म। 3 हमारे पास स्टार क्रिएट हुए हैं, हम्म। इनके जो रिसोर्सेस हैं वो कैसे इक्वली बराबर इक्वली दिया होगा, या इनपे? बता देता हूँ, देखो मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बताया था कि एक यूजर पे ट्रैफिक कितनी आ रही है। याद करिए, 3000 GB रैम और 4500 कोर CPU। हम्म, उसके हिसाब से आप लोगे। अभी हमारे पास कोई ऐसा डिमांड तो है नहीं, राइट। जवान है। तो अभी तो हमने मिनिमम कॉन्फ़िगरेशन को चूज किया है, क्योंकि देखो हाई कॉन्फ़िगरेशन लेंगे तो फीस बहुत ज़्यादा इसमें AWS की आ जाएगी। नहीं, हमारा रिक्वायरमेंट भी नहीं है, हम तो अभी बस इसको रिक्वायरमेंट भी काम नहीं करने के है लिए। ना, रिक्वायरमेंट के हिसाब से चलता है। तो रिक्वायरमेंट जैसा होगा वैसे लेंगे। तो अभी हमने नॉर्मल 2 GB का ले लिया है, 4 CPU का ले लिया है, जिसमें हमने एक CA सर्टिफिकेट सर्वर बनाया, 3 हमारे डेटाबेस होंगे, और एक हमारे HA प्रॉक्सी नोड होगा। तो इसको कर लेते हैं HA प्रॉक्सी नोड। सिस्टम पे चलते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा डेटाबेस 1, ETCD 1, ये ETCD 2, और ये हो जाएगा हमारा ETCD 3। और ये हमारे हो गए मास्टर 1, और ये हो गए हमारे मास्टर 2, ये हो गए हमारे मास्टर 3। ठीक है। ये हो गए हमारे वर्कर 1। हाँ। सर हाँ जी सर, ये हो गए वर्कर 2। बोलो सर बोलो। ये हो गया हमारे वर्कर। आप 3 मास्टर 3 वर्कर 3 ईटीसी। और ये हो गए सर हमारे इंग्रेस वाले। बोलो सर। इंग्रेस। सर मैं ये बोल रहा था, जैसे आप 3 मास्टर 3 वर्कर हम्म। इंग्रेस कंट्रोल आता है, ये जो लैब बना रहे हो दैट इज द फुल फ्लेक्सिबल लैब, हम्म। राइट? तो ये तो सर आपका AWS पर है, ऑनलाइन रहेगा, राइट? हम्म। तो जैसे हमें प्रैक्टिस के लिए हमें यूज करना है, तो वो तो हमें भी एक्सेस हो जाएगा सर। किससे हो जाएगा? जैसे ये आपका जो लैब रहेगा AWS का, ये तो हम्म। पब्लिक डोमेन पर है, राइट? हम्म। तो जैसे हम लोगों को पंकज पंकज और मुझको लैब के प्रैक्टिकल करने हैं, तो हम इस पर ही कर लेंगे ना सर, किस पे? जो आप ये जो लैब बना रहे हो। ये तो मैं भी हटा दूंगा ना, बना के। तो हटा दोगे? हाँ, क्योंकि इसको अगर हम रखेंगे तो ये तो 20-25 हजार का बिल आ जाएगा महीने भर में। वही तो सर मैं पूछ रहा था सर, वही तो मेरा कंसर्न था स्टार्टिंग में, जो मैंने पूछा था कि इतना हैवी लैब तो। ओके, ठीक है। तो सर हम एक एक नोड के अंदर मास्टर के अंदर ये सारी चीजें लेके चलेंगे, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक कहते हैं ना कि एक प्रोजेक्ट आर्किटेक्ट बनना है, तो करेक्ट। ये वाली लैब
लाइफ में एक बार करनी चाहिए। सिंगल नोट सर क्लस्टर इसको करेंगे कैसे सर? इसका रास्ता तो बताओ। या तो फिर हैवी लैपटॉप लेना पड़ेगा बहुत, जिसका इतनी भी। लैपटॉप लेने की जरूरत नहीं है सर। AWS में दे देना 10-15 हज़ार रुपए, और क्या फ्री है, प्रैक्टिस कर लेना 5 बार। मेरे पास तो हैवी लैपटॉप है। अभी मैंने रिसेंटली लिया था, महंगा लैपटॉप लिया, 80-80 हजार का है मेरे। हाँ तो कितना ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन है तेरा? 80 हज़ार का लैपटॉप तो बहुत अच्छा है। कॉन्फ़िगरेशन हाँ, 80 हजार का। मैंने इसे बस कुबरनेटिस के बस कॉन्फ़िगरेशन में बताता हूँ कि उसमें क्या क्या है। बस शायद 4 CPU ऊपर है क्या, एक बार देखता हूँ मैं। भाई मेरे पास ही 8 कोर है, 8 कोर 16 आठ, जीबी है। ये हाँ 8 को हमारा 16 GB ज्यादा है। एक मिनट बताता हूँ मैं देखा नहीं था। अच्छा, आपसे डिलीट कर दोगे ये लैब? हाँ, मुझे लगा ये लैब कैसे कैरी करेंगे। ये वैसे भी मेरा अकाउंट नहीं है, विक्टोरिया शर्मा का अकाउंट है। ये मैंने उनसे मांगा है। वही सर, दैट्स व्हाई आई आस्क। मैंने इसलिए पूछा था ना कि हाउ वी कैरी द 8 महीने लैब को कैसे कैरी कर लेंगे। 8 महीने करेंगे तो बहुत महंगा बिल आ जाएगा। वो AWS वाला अगली बार बोलेगा भाई कौन सी कंपनी का प्रोजेक्ट पे काम कर लो, पैसा दो। इसमें ये भी तो होता है, AWS में 10-15 हजार का बिल आता है, स्टूडेंट डाल दो वो माफ कर देते हैं, वरना उसका पैसा नहीं खींच वो पाते ना खत्म। वो क्रेडिट। वो सिस्टम पहले चलता था, अब नहीं चलता। अब आप स्टूडेंट हो तो आपको इतनी रिक्वायरमेंट क्या, स्टूडेंट के लिए उन्होंने 1 GB की एक मशीन दे रखी है ना फ्री में, उसको यूज करिए। अगर सपोज करो मेरा 20-25 हजार का बिल आया, और वो क्रेडिट कार्ड से तो ऑटो डेबिट होता नहीं है, फिर मैंने नहीं किया पेमेंट तो आपका अकाउंट बंद हो जाएगा। हो जाएगा। बंद हो जाता है अकाउंट। अकाउंट ही तो बंद होगा AWS का सर मेरा। बैंक पे तो कुछ नहीं आएगा ना प्रॉब्लम? बैंक में तो नहीं आ रहा है कोई प्रॉब्लम अभी तो। अकाउंट बंद हो जाता है। हो जाने दो, रोना नहीं। बट मैं कंफर्म नहीं कर सकता, क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि कार्ड डाल रहे हो कहीं ऑटो डेबिट ना कर ले। मैं क्योंकि सर कुछ केसेस में मैंने सुना है अपने कलीग का कि ऑटो डेबिट हो गया है। हो जाता है वो। अब हमारा तो ऐसा सर, चलो ठीक है, हमारा तो काम ही है इस चीज का, तो हम लोग पे कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ ठीक है। ठीक है सर, डन। तो अब वैसे तो फ्री लैब मिल जाता है हमें, किलर कोडा में कोई पैसे देने की जरूरत नहीं। यहाँ पे 2 नोड क्लस्टर मिल जाते हैं। यहाँ देखो आप किलर कोडा में अगर आओगे, बट वही है कि रेडी टू मूव क्लस्टर है, फिर आप क्लस्टर बनाना कैसे पता चलेगा। यहाँ देखो फ्री अब 2 नोड का क्लस्टर मिल जाता है, मोहित को पता होगा ये। हाँ सर, ये तो एग्री है। ये तो बीच में सर वो एक यूडमी का भी कोर्स किया था ना, तो उसमें भी वो देता है ना एक बंदा, मोहसिन। कौन? एक सीके का बड़ा, यूडमी का एक बड़ा यूनिवर्सल सा कोर्स है ना सर, वो किया था मैंने। यूडेमी लैब देता है? नहीं, यूडमी में वो जब वो अपना कोर्स कराता है ना, कौन? एक मोहम्मद करके था एक बंदा, उसका बड़ा डिमांडिंग सीके का पूरा एक 400 रुपए की सीरीज है। अच्छा। अच्छा बता रहा था वो, ऐसे प्ले ग्राउंड लैब देता है हर क्लास के बाद। किलर कोडा की तरह मेरे को भेज देना लिंक, बहुत सारे स्टूडेंट मैं इनको भेज दूंगा। क्यूब ETL देखो यहाँ पे 2 नोड मिल गए आपको। हाँ। ठीक है। हम्म। ये फ्री है सर, इस पर कुछ भी कर सकते हैं ना? हाँ लेकिन 1 घंटे तक ही कर सकते हो, उसके बाद हट जाता है। फिर वापस लॉग इन करो। इसकी भी लाइसेंस लेनी पड़ती है पर मंथ। $9 का होता है पेमेंट, जिसको कि आप 4 घंटे तक एक्सेस कर सकते हैं। कोई नोट रहेगा? 2 ही नोड रहे। ठीक है सर। ठीक है। सर रैम 16 GB है, और जो इसका SSD है 512 GB। भाई ये 512? दुनिया में सबके पास है ऐसा लैपटॉप पक्का जी। नहीं, दुनिया में लैपटॉप सबके पास, मतलब इसमें हम तो लैब बना सकते हैं। मैंने लैब बनाया था एक बार इसलिए। बट 12-13 मशीन लेके चलेगा ना तो बैठ जाएगा उसके लिए ना। बैठ एटलीस्ट जाता है। बैठ जाता है, अरे 2 में ही बैठ जाता है सर, वो क्या होता है कहने ना। के लिए होता है, एक VM भी पता नहीं कितने सारे रिसोर्सेज ले लेता है। कितना लेता है? एक तो 4 GB तो देखो कम से कम दो को। ये वाला इंफ्रा AWS पे हम एक बार बना के देख लेंगे।
हम लोग एक मास्टर 2 बार करके साथ कैरी कर देंगे अपना लैब ना, चलेगा ना? हाँ ऐसे भी कर सकते हैं। तो ये देखो मैंने एच एब्रॉक्स इससे सर्टिफिकेट अथॉरिटी सर्वर को पहले एक्सेस करता हूँ। इससे पहले ना इसका जो सिक्योरिटी ग्रुप है ना उस पर अभी ऑल ट्रैफिक कर देते हैं फिलहाल, फिर बाद में चलो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम लोग कर लेंगे। CK डी नहीं लिखना है। सिक्योरिटी में जाओ। टर्मिंग आउटडोर कर देता हूँ। नहीं तो आप तो कंपनी में हेड हो ना, एक आध सर्वर वर्वर ले लो और क्या कंपनी के सर्वर पे कर लो। माना थोड़ी करेगा आपको कोई। तो सर इन्फोसिस में तो बहुत पड़े थे उनके पास खाली सर्वर यहाँ पे ना, नोकिया के अंदर थोड़ा एक सर्वर तो चाहिए यार। तो मोहित यार तू ले ले यार। पता है लैब, ये पता है सर्वर के चक्कर में ना बहुत सारी चीजें रुक जाती हैं यार। क्या होता है ना, एक फुल फ्लैश सेटअप होना बहुत जरूरी है। ये तो है। SSH नहीं तो AWS बेस्ट है सर। एक बार पता है केआर में सर यही होता था, क्या होता था कि वो डे 1 तो लैब बता देता था, ठीक है ना? अब उसको बनाता कोई था नहीं। और वीडियो में देखने में तो सर ये सब अच्छा लगता है, बिल्कुल पिक्चर सी लगती है कि जस्ट कॉपी पेस्ट करने हैं, कमांड चल जाती है। जब बिल्कुल। एक्चुअल में खुद इंफ्रा बनाओ ना सर, आती है प्रॉब्लम। उनके पास तो सर नोटपैड पे स्क्रिप्ट पड़ी हुई है, जस्ट कॉपी की पेस्ट की, कॉपी की पेस्ट की, कॉपी की पेस्ट की, बन गया। अब यहाँ पर एक मैंने ब्लेंडर मिस्टेक कर दिया है, इसको ठीक करना पड़ेगा। इससे अच्छा सर गूगल क्लाउड का थोड़ा इजी है। जीसीपी पे ना थोड़ा ज्यादा फ्री मिलता है, 30,000 रुपए तक आपका फ्री है बिलिंग। उससे बेस्ट है आपका माई पे ले लो। किस पर? आपका माई। आपका माई? हाँ। मैंने ना यहाँ पर एक गलती कर दी है। गलती ये की, इन जो VM को मैंने बनाई ना, इसके साथ जो मैंने की अटैच की है ना, वो की मेरे डाउनलोड में है नहीं। मैंने क्योंकि मैंने अपना कल डाउनलोड फोल्डर खाली किया, तो कल मैंने अपना तो हटा। डाउनलोड वो डिलीट हो गई। और मैंने रिसाइकल बिन से भी करी, तो ये सारी मशीनें अभी मुझे एक्सेस हो नहीं सकती है। तो मुझे ये मशीन को फिर से बनानी पड़ेगी डिलीट करके ना, एक मिनट करेक्ट का। करेक्ट। आपने एग्जिस्टिंग की उसमें पहले से पड़ी थी, वही सिलेक्ट कर ली और मैंने जब कल ये। अपना डाउनलोड खाली कर दिया, अभी मुझे याद आया कि यार वो की तो है ही नहीं। तो 1 मिनट रुक जाओ, 2 मिनट लगेगा, बन जाएगा ये। कोई ना। जब तक ऐसे ना बनाओ सर तो मजा नहीं है, बाकी तो क्लस्टर तो बनते ही रहते हैं, कोई भी बिल्कुल वो उठाओ। वही वाली बात होगी ना सर। दुनिया में देखो कुबरनेटिस तो हर किसी को आता है, बट मेन जो है वो 5% ही है। तो उस 5% के हिस्से में आना, तो ये चीज तो करना पड़ेगा। 5% कैसे माना अच्छा, था आप लैब ये जो आप बताओ। कराओगे संजय सर, आपका लैब का क्या सेटअप है फिर? लैब मतलब? जो भी आप आगे सीके सीकेडी ये सब कराओगे, तो कौन इसी पिलर कोडा पे कराओगे, किस पे कराओगे? नहीं, CK डी CK वो तो चीजें ऐसी हैं कि तो पर्टिकुलर टॉपिक्स है ना, वो टॉपिक तो आप कहीं भी कर सकते हो। बट आप किस पे करोगे? अगर वही मैं बोल रहा हूँ, जैसे आप कोई पर्टिकुलर एक कांस्टेंट एक रखोगे बता ना देता कि। हूँ, बता देता हूँ। देखो क्या होता है, टॉपिक का लैब करने के लिए ना आपको फिर क्लस्टर डिपेंडेंट नहीं है, वो प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट डिपेंडेंट है। ठीक है। वो कहीं भी कर सकते हो आप। जैसे पॉड है, पॉड कहीं भी बन सकता है ना, क्लस्टर चाहिए बस उसको। जो डिफरेंशिएट आता है वो क्लस्टर सेटअप करने में आता है कि क्लस्टर सेटअप कहाँ किया गया। डिफरेंशिएट करेक्ट। वहाँ आता है बस। बाकी तो टॉपिक तो ऑलमोस्ट सेम है। जो भाई जो रेप्लिकेशन कंट्रोलर है वो तो कहीं, उधर एप्लीकेशन कंट्रोलर है वो तो आप EKS में जाओ तब भी वहां पे वैसे ही काम करेगा, AKS में रहो तो भी वैसे ही काम करेगा, ऑन प्रेमिसेस में रहो तब भी वैसे काम करेगा, खुद से बनाओ तो भी वैसे काम करेगा। उस पर चेंजेस नहीं है। चेंजेस जो होते हैं वो स्टार्टिंग में होते हैं क्लस्टर ऑर्गेनाइज करने में बस। समझे? मुझे ऐसा लगता है सर, अभी आज के टाइम में जितनी भी क्लासेस चल रही हैं ऑनलाइन, हम्म राइट, उसमें सबसे बड़ा मुझे, जो मैंने 3-4 इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग ली है, हम्म डे 1 क्या होता है कि
हर बंदा अपना एक क्लस्टर सेटअप बताता है, हम्म। वो बता देता है। बट उसके बाद क्या होता है सर कि वो सेटअप कभी भी रियल टाइम में स्टूडेंट बनाता नहीं है। हम्म। तो कहीं ना कहीं जो ये ऑर्गेनाइज कर रहा है वो कहीं ना कहीं अपने पास एक या तो ऐसा डेटा सेंटर टाइप का कुछ हो उसका कि वो पर्टिकुलर लैब बंदों को फ्लेक्सिबल दे। जैसे अभी 3 ETCD, 3 मास्टर, 3 वर्कर, राइट। हम्म। अब इसका कोई एक आपका जैसे लोकल डेटा सेंटर हो, वहां से वो एक्सेस कर ले लैब को। अब देखो सर, मार्केट में देते हैं लोग, बट अब उसका, अब देखिए नहीं नहीं, नहीं देते तो प्रॉब्लम, इसका ना। देखो मैं आपको प्रॉब्लम बता देता हूँ। देखिए, अब मान लीजिए मैं 14 नोट का क्लस्टर बना के AWS में छोड़ दूँ, और मैं अपने स्टूडेंट को बोलूँ कि यहाँ पर आइए प्रैक्टिस करके जाइए, ठीक है। हाँ, अभी 14 नोट का क्लस्टर जब मेरे AWS में चलेगा, और मेरे 200 स्टूडेंट जब हिट करेंगे, तो 14 नोट का क्लस्टर 14 नोट पे नहीं रहेगा, वो करेक्ट 140 नोट हो जाएगा, स्केल हो, ठीक है। करेक्ट। अब जब वो स्केल होके 140 नोट हो जाएगा, इसका मतलब मेरे पास बिल आ रहा है 2 लाख 2.5 लाख का, ठीक है। अब 2 लाख 2.5 लाख रुपए बिल मैं अपने जेब से अगर दूंगा, तो मैं स्टूडेंट को बोलूंगा कि मेरे को फीस 1 लाख रुपए चाहिए, स्टूडेंट वहीं भाग जाएगा, मैं नहीं दे रहा 1 लाख रुपए। स्टूडेंट ढूंढता है चीपेस्ट ट्रेनिंग, 5,000, 10,000, 15,000, तो सारी कहानी यहाँ आके रुक जाती है, पता है। नहीं तो ये प्रॉब्लम है सबसे बड़ी। ठीक है, इसी के लिए कोई पुराना कोई लोकल ब्लेड सर्वर देखना नहीं, पड़ेगा अब जो देखो कोई। इसमें क्या होता है, अब ये लैब में बना के रखता हूँ, अगर मेरे मेरे पास IBM की ट्रेनिंग आई, ठीक है ना, IBM की ट्रेनिंग मेरे पास आई, कॉर्पोरेट ट्रेनिंग, उन्होंने मेरे को बोला कि यार हमारे एम्प्लॉय 6 महीने लैब करेंगे, ठीक है, और आप क्लस्टर बना के दूंगा, तो मैं क्लस्टर बना के रख देता हूँ। अब मैं IBM से हर महीने 10 लाख की बिलिंग कर रहा हूँ, समझ रहे हैं। IBM मुझे हर महीने 10 लाख रुपए दे रही है, 6 महीने तक 60 लाख रुपए दे रही है, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर IBM मुझे 10 लाख महीने दे रही है, मैं 2 लाख दे सकता हूँ AWS को। लेकिन जहां बंदा मुझे 10,000 रुपए दे रहा है, तो उसके लिए मैं क्यों दूं? सवाल ये है। एग्री है। एक सर मैं बात करता हूँ भाई, इंटरनल अगर कोई ब्लेड सर्वर मिलता है पुराने नेहरू प्लेस में काफी मिलते हैं। हाँ, देख सकते हो, वहां पे मिल जाते हैं 60-70 हजार में, ठीक ठाक सर। हाँ हाँ। सर इंटरनेट पे चला जाएगा सर, जैसे मैंने कोई अपना जैसे लोकल लैब बनाया, वो इंटरनेट पे भी इंटीग्रेट हो जाएगा ना। बिल्कुल हो जाएगा, क्यों नहीं हो जाएगा। उसका एक पब्लिक आईपी ले लो GoDaddy से और उसका इंग्रेस में जाके उसका वो कर देंगे। पब्लिक IP से भी GoDaddy लेने की जरूरत नहीं है, आप भाई घर पे वाईफाई लगा रखे हैं ना, उससे भी देख सकते हैं। हाँ। कि ठीक है, अब मैंने नई की ले ली। वैसे बहुत सारे पुराने सर्वर मिल जाते हैं सर, लोग ना कंपनी के ही पुराने सर्वर सेल कर रहे होते हैं, वहां देख लीजिए जहाँ 50। सर Core i7 पे 64 GB रैम या 128 GB रैम, राइट। तो 64 और 96 GB इनफ रहेगा, राइट। हर काम के लिए आ जाएगा काम, क्योंकि आगे और Core i7 में सर कितना प्रोसेसर है एटलीस्ट? करीब 10 प्रोसेसर होना चाहिए ना। 10 प्रोसेसर, Core i7 में तो 10 से ज्यादा मिलेगा। एक बार सर्वर है बात ना, करता कम से हूँ। कम तो 30 कोर CPU तो होगा ही होगा। उसको पूछता हूँ ये लैपटॉप ले ले और खाली डेस्कटॉप दे दे, वो छोटा वाला नहीं होता यूनिट, उसमें लैपटॉप मॉनिटर लगा लो अपना। लैपटॉप अगर आप इतना हैवी ले भी लोगे ना सर, बैठ जाता है, क्योंकि लैपटॉप में फैन है नहीं उतनी हाई, हाँ। है ना। अब एकदम से आप वो रैम CPU दिखाने के लिए तो दे देते हैं भाई 32 GB है, लेकिन जब VM चलती है ना, 15-16 ऑपरेटिंग सिस्टम, तो हाँ। CPU बहुत ज्यादा यूज होता है, फैन फट जाता है। अब सर्वर में क्या होता है, इतने बड़े तो फैन लगे रहते हैं। पूछता हूँ सर, पूछता हूँ। हम्म।
मोहित तू सर्वर ले ले यार, हमको भी दे दियो, हम भी यूज करेंगे आधा पैसा। जब तुम यूज करेंगे पैसा देंगे तेरे को। नहीं अपन पंकज एक मैं बात करता हूँ, एक्चुअली मेरे पास ये लैपटॉप और डेस्कटॉप पड़ा है ना, तो मैं नेहरू हाँ प्लेस में बात करता हूँ कि एक ब्रैड सर्वर में अपना मॉनिटर लगा दूंगा यार, समझ रहा है? हाँ क्योंकि सर के साथ अपना 8-9 महीने का जो जर्नी है, तो उसमें कोशिश करते हैं, ट्राई करते हैं। मैं तेरे को बात करता हूँ, मैं एक बार नेहरू प्लेस जाके भी बात करता हूँ, हाँ समझ रहा है? अगर ठीक हाँ एक चल, बार। देख अभी मेरे पास 20-25-30 हजार का तो एसेस्ट है ना, ये जो लैपटॉप हाँ भी वो बदल के ना, मेरा जो हाँ। डेस्कटॉप है उसमें पूरा चेंज कर देगा ना। हैवी मदरबोर्ड ही तो लगाना है सर उसको, हैवी किसमें? मदरबोर्ड लगाना है और एसएसडी लगानी है और रैम लैपटॉप लगाना है। लैपटॉप में? नहीं, अपना डेस्कटॉप मेरे पास यूनिट पड़ा हुआ है, वो मेरे पास हाँ। 4i5 16 GB पर है। अब मैं उसको बोलूंगा कि तू इसका मदरबोर्ड निकाल के Core i7 का सबसे हैवी मदरबोर्ड लगा दे, हाँ। और अपना एक 96 GB रैम डाल दे इस पर। पर सर इंटरनेट पे इंटीग्रेट हो जाएगा ना सर, जैसे पंकज को वहां से मेरी लैब उठानी है, आराम से हो जाएगा सर। तो सर इसको करते हैं सर। हाँ एक बार कोशिश करके देखना, देखा जाएगा। क्या दिक्कत है देखेंगे। बस करते ये हैं। मेरे को चलो मेरे कुछ कलीग भी हैं जो कॉर्पोरेट से ना ये सर्वर वगैरह उठाते हैं, क्योंकि सर मैं बताऊं ना संजय सर, बहुत मुश्किल हो जाती है बिना लैब के सर। क्या होता है ना सर, बिना लैब का कुछ नहीं है यार, बिना लैब तो ये तो थियरी सर से। ऐसा नहीं पता सर। खुद से कॉन्फ़िगर करो, आईपी यूपी सब इधर से, भले नेट से या इंटरनेट से पूछ कर, तो थोड़ा सा ये हो जाता है कि आइडिया हो जाता है, एंड टू एंड नॉलेज हो जाएगा फिर। तो हम लोग के लिए पता चल जाएगा एक कि बंदे कहाँ को से क्या है। आज मैं बात करता हूँ। संजय सर आपके पास है क्या कोई पुराना सर्वर? सर्वर? हाँ सर। मेरे पास तो नहीं, मैं तो AWS में ही कर लेता है। क्या रिकमेंड करते हो सर कि एक मैंने इस पे सर्वर बना के बनाना चाहिए सेटअप? बनाना तो चाहिए सर, क्यों नहीं बनाना, तो बनाना चाहिए। बना लो तो अच्छा रहेगा। और आपकी कंपनी में जैसे ओपन स्टैक चल ही रहा है, तो मैं तो कहूँगा आपको कि आप सर्वर खरीदो और पहले ओपन स्टैक डालो, और ओपन स्टैक के ऊपर VM बनाओ और उस पर बनाओ क्लस्टर आप। पता है, वो आपके लिए ज़्यादा यूजफुल है। दोनों है सर हमारे पास, ओपन स्टैक पर भी है और स्टैंड अलोन कुबरनेट भी है। अभी पूरा पहले से जो पुराना था 5 साल पहले, तब ओपन स्टैक पर इन्होंने क्या किया कि पहले ओपन स्टैक पे वीएम पर आपका नेटवर्क चलता था टेलीकॉम का, हम्म। तो वो धीरे धीरे करके उसको ओवर द ओपन स्टैक कुबरनेट पे ले गए। अब जो नए कस्टमर आ रहे हैं उनको डायरेक्ट ही कुबरनेट दिया जा रहा है कि आप अपना स्टैंड अलोन मास्टर वर्कर लो क्लाउड से, अपना नोकिया के क्लाउड से, और वहां पर वो अपना मास्टर और वर्कर बना के दे रहे हैं और उस पर डायरेक्ट एप्लीकेशन डिप्लॉय कर रहे हैं। दोनों दोनों कर लो फिर। तो सर एनसीपी भी आ गया, एनसीपी पे काम कर रहे हैं लोग। ओपन शिफ्ट पे अब सर ओपन शिफ्ट पे शिफ्ट हो रहा है पूरा नोकिया। पीछे तो सर उन्होंने पूरा टेराफॉर्म एंसिबल चला रखा है सर पीछे से तो। कल का सर एक केस बताऊंगा सर, कल क्लास नहीं लिया था ना, 36 आवर्स से क्लास चल रही थी, सारे आर्किटेक्ट कॉल में थे। इशू सर ये निकला कि बीपीएन लिंक को रीसेट किया, सारा ट्रैफिक चालू हो गया, और उसी पर्टिकुलर आईपी सेक टनल से दूसरा क्लस्टर का ट्रैफिक निकल रहा था। ठीक है, ये मेरा हो गया एक सर्वर। इसका इसका होस्ट नेम पहले बदल लो। होस्ट नेम CTL सेट होस्ट नेम
ठीक है। इसमें ना पिंग कमांड अभी चलेगी नहीं, इस कॉन्फ़िग भी नहीं चलेगी, पैकेज डालना पड़ेगा। एपीटी हाइफन गेट अपडेट करो। एपीटी हाइफन गेट इंस्टॉल नेट हाइफन टूल। अब इफ कॉन्फ़िग चल गई। ठीक है, तो इसको उठाओ और ईटीसी होस्ट में ना एंट्री करो। ये ये सर्टिफिकेट है सर्वर। ठीक है, इससे ये आपका नेम से भी पिंग हो जाए। डन। चलो, ये हो गया। अब यहाँ बैठ के आप सर्टिफिकेट बनाओ। क्या बनाओगे? यहाँ बैठ के आप सर्टिफिकेट, तो सर्टिफिकेट बनाओगे सबसे पहले आपको डेटाबेस बनाना है। ठीक है, तो यहाँ ना डेटाबेस एक्सेस कर लो इसमें, कंसोल में। इस टैब में डेटाबेस एक्सेस कर लेते हैं हम लोग अपना। सर्टिफिकेट को जंप सर्वर बनाया गया आपने कि क्या है? नहीं, सर्टिफिकेट अथॉरिटी सर्वर का मतलब सारे सर्टिफिकेट हमारे यहाँ पड़े रहेंगे, यहाँ बनाएंगे हम। ठीक है, फिर हम लोग, ऑथेंटिकेट करेंगे जो हाँ, आपका। फिर इंटीग्रेट करेंगे ना एक दूसरे से। ठीक है, ठीक। तो पहले डेटाबेस वन, डेटाबेस टू, डेटाबेस थ्री को एक्सेस कर लेते हैं। एस एस एच माइनस आई वन टू। ठीक है, सेकंड वाले को एक्सेस कर लेते हैं। सर आप कर रहे हैं cmd डॉट exe नहीं है, विंडो पावर सेल से कर रहे हैं, राइट सर? हाँ, आजकल विंडो में एस एस एच कमांड चल जाती है ना बाई डिफॉल्ट। हाँ, करेक्ट करेक्ट, वहाँ पे डायरेक्ट पी पेन फाइल बता के डायरेक्ट आप नो हाँ हाँ लॉगिन हाँ, दे रहे आजकल विंडो में भी आप लिनक्स की बहुत सारी कमांड एग्जीक्यूट कर सकते हो। हो। नहीं, सीएमडी पर भी चल जाता है, बट आप मल्टीपल टैब खोल पा रहे हो ना, वो सीएमडी में नहीं है ना। ये सीएमडी ही खोला है मैंने। नहीं, बट आपने विंडो पावर सेल है या सीएमडी है? सीएमडी है ये, देखो ना, मैं यहाँ गया हूँ, सीएमडी खोला है मैंने। सीएमडी में सर मेरे यहाँ तो ये मल्टीपल टैब का ऑप्शन नहीं आ रहा, आपने कुछ आपका इनेबल कर रहे ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है विंडो का? हैं? 10 है, अपग्रेड कर लो, 11 पे कर लो, चला जाएगा। ठीक है, अब इनका भी होस्ट नेम बदल लेते हैं फटाफट। सारे मशीन को होस्ट नेम होना, होस्ट नेम से कम्युनिकेट करना बहुत जरूरी है, ध्यान रखना। तो होस्ट नेम सेट, होस्ट नेम डिटेल सेट, होस्ट नेम etcd वन। टैब कमांड रन किया, अपडेट हो गया। सेम कमांड इसको इसमें चला दूं, etcd टी। ये लो,
ठीक है। अब यहाँ पर भी इफ कॉन्फिग कमांड रन करने के लिए पैकेज डाल दो। पहले पहले अपडेट मार दो सब जगह। गेट अपडेट। सर ये एपीटी अपडेट पहले से क्यों इंस्टॉल नहीं रहता? हम लोग सर बार बार ऑपरेटिंग उसको अपडेट सिस्टम करना। टू ऑपरेटिंग सिस्टम वेरी करता है ना, उबंटू में नहीं डाल के दे रहे हैं। अच्छा। लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम और कस्टमाइजेशन है ना, कि आप अपने हाँ। रिक्वायरमेंट के हिसाब से पैकेज रखते हैं वहाँ पर। अच्छा। अब ये नेट वो तो हम लोग। अब नेट स्टेट कमांड तभी चलेगी जब ये पैकेज होगा, इफ कॉन्फिग पिंग कमांड तभी चलेगी जब ये पैकेज होगा। तो ये तो देखो हमें करेक्ट। क्लस्टर बनाने में बार बार जरूरत पड़ेगा ही पड़ेगा। पिन पिंग इफ कॉन्फिग नेट टूल। आजकल तो ऑटो स्केलिंग हर कंपनी लगा के रखती है। अगर ऑटो स्केलिंग नहीं लगाओगे तो आपके वेबसाइट इतनी डाउन रहेगी, आपके ऐप इतने डाउन रहेंगे पूछो मत। बहुत बार आपने देखा होगा कंपनी के इंटरनल ऐप होते हैं ना, वो चलते ही नहीं है। रीजन क्या है? ऑटो स्केलिंग नहीं है उनके पास। वो पैसे इन्वेस्ट ही नहीं कर रहे अपने एप्लीकेशन के ऊपर। अब तो ऑटो स्केलिंग भी जरूरी है आज के टाइम पे, बहुत ज्यादा। ठीक है, ये पैकेज हमने डाल दिया। अब इसको भी होस्ट नेम पे एंट्री करा दो, ठीक है। आप एक काम करो, सबकी आईपी ना एक नोटपैड में कॉपी कर लो। बेसिकली सर ऑटो स्केलिंग ई कमर्शियल साइट में जाता है, जैसे हमारे यहाँ नोकिया में तो पहले से आर्किटेक्ट बता देता है कि भाई तेरे को 50 रेप्लिका बनानी है, तो पहले से 55 रेप्लिका बनी होती है। अगर वो कभी डाउन गई तो ट्रैफिक ज्यादा से ज्यादा दूसरी साइट पर स्विच कर जाएगा। अच्छा। मुझे लगता है टेलीकॉम में ऑटो स्केलिंग नहीं है, आई बिलीव। टेलीकॉम में ऑटो स्केलिंग होना तो चाहिए सर। इंटरनल इंटरनल एम्प्लॉय एक्सेस कर रहे हैं क्या? हाँ, इन जो है साइट, इंटरनल एम्प्लॉय एक्सेस करते हैं, कौन करता है? इंटरनेट नहीं, जैसे आपका 4G का ट्रैफिक आता है राइट, तो 4G का ट्रैफिक आपके टावर पे आया। टावर से आने के बाद एक सेंट्रल टेक्नोलॉजी होती है आईएमएस। वहां पे जैसे पर्टिकुलर एक प्रॉक्सी सर्वर होगा, हम्म। जैसे एरिक्सन में ही मैंने देखा था। तो वहां पे क्या होता था कि जैसे आयरलैंड का कस्टमर है, उसने 5 अपने सीएससीएफ बना रखे हैं। अगर उसको लगता है कि डिमांड बढ़ रही है, ट्रैफिक बढ़ रहा है, तो वो एरिक्सन को बोलता था या नोकिया को बोलता था कि अब मेरे 5 की जगह 10 कर दो मैनुअल। हम लोग क्या करते थे, 5 रेप्लिका की जगह 10 कर देते थे, स्केल अप करते थे। वही है ना। स्केल अप आप का कॉन्सेप्ट है आप मैनुअल। मैनुअल कर रहे हो ना, अगर यही चीज अपने आप हो जाए तो कस्टमर को बोलना भी ना पड़े। वो आई एग्री सर, बट ये रूल पता नहीं डाल नहीं रखा। मैंने तो जहां तक देखा है, शायद मेरी अंडरस्टैंडिंग जहां तक है, कि जब भी रिक्वायरमेंट आती है या तो टेलीकॉम कंपनियों ने खुद से रखा हुआ है अपना पैसा देखो सर, बनाने का। नहीं नहीं, अब देखो डिपेंड करता है कि आपने डेटा सेंटर लगाया कहाँ। सारा खेल यहाँ से। अगर फिजिकल लगाया है तो ऑटो स्केलिंग तो मिलने वाली है नहीं आपको। फिजिकल डेटा सेंटर है, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर फिजिकल है तो ऑटो स्केलिंग तो वहाँ मिलेगी नहीं। तो वहां पर भाई ये मैनुअल कर रहे हो। इवन अगर आप वो, हाँ, मैंने क्यों फिजिकल लगा रखा है तो नहीं मिलेगी? ओके, मेरा तो नोकिया और एरिक्सन का फिजिकल डेटा तो सेंटर है कहाँ सर, हम मिलेगी? लोग वही क्लाउड पे मैनुअल नहीं ही है। करेगा। हाँ, हम लोग क्लाउड पे नहीं है सर, इन्होंने नोकिया और हाँ, एरिक्सन ने अपना खुद का क्लाउड बना रखा है प्राइवेट। तो अब खुद का क्लाउड तो वही हो गया ना, खुद का फिजिकल डेटा सेंटर उसी को क्लाउड हाँ, बोलते हैं। नहीं फिजिकल डेटा सेंटर करेक्ट, वी आर नॉट इन एडब्ल्यूएस तो और भाई वहां जीसीपी। वहां पे तो आपके पास ऑटो स्केलिंग है, हो ही नहीं सकता। वहां पर आप एक का बजट को लेके अच्छा, क्या बोल रहे हो? फिजिकल डेटा सेंटर पे भी तो कर सकते हो, मैट्रिक्स सर्वर बना के उसको इंटीग्रेट कर दो, वो भी तो कहीं ना कहीं ट्रिगर करता ही है ना, जैसे लेकिन हम लोगों की लैब में भी कर तो प्रैक्टिकल सकते है। हो, लेकिन आप देखो ना, आपके पीछे इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने के लिए अप्रूवल लेनी पड़ेगी। यार मैंने मैंने क्या कर रखा है, मेरा जो एक 500 जीबी का सर्वर है, अब मैंने उसमें
मैं 100 GB का ट्रैफिक चला रहा हूँ, कल इन केस मेरे पास ट्रैफिक आया तो मैंने ऑटो स्केलिंग बता रखी कि मेरा सीपीयू जैसे 70 गया, तो पर्टिकुलर वर्कर नोड 100 रेप्लिका की जगह 150 रेप्लिका चलाने लग गया। तो फिजिकल डेटा सेंटर में वो तो जो मैट्रिक सर्वर ट्रिगर कर रहा है ना बस, कि मेरा इतना थ्रेश होल्ड हो, मैं 50 रेप्लिका बढ़ा दूं, जैसे ही कम होगा 70 से, मैं वापस से 100 पर आ जाऊंगा। देखो मैं बताऊँ, आपने ठीक है भाई, आप फिजिकल में आपने सॉफ्टवेयर लेयर डाल रखा है, सॉफ्टवेयर लेयर से फीचर ले रहे हो, लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि इंफ्रा आपके पास पीछे होना भी तो चाहिए। इंफ्रा तो रखेगी। अच्छा, आप बोल रहे हो कंपनी इंफ्रा नहीं रखेगी? नहीं रख रही ना, एडवांस में क्यों रखेगी पैसे, जब बोले जरूरत पड़ेगी तब रखेंगे। ये चीजें हो सकती हैं। यही चीज है, अब देखो, क्लाउड प्रोवाइडर का तो बिजनेस है नहीं है। लॉजिक की वो ठीक है। क्लाउड प्रोवाइडर का तो बिजनेस ही यही है कि भाई एडवांस में इंफ्रा रखना पड़ेगा उन्हें, हाँ। एडवांस में इंफ्रा रखते हैं। अब आपकी कंपनी एडवांस में इंफ्रा नहीं रख रही है, कह रही रिक्वायरमेंट होगी तब करेंगे। अब तो ये जो AWS है बड़ा प्लेयर है, इसके पास समुद्र पड़ा हुआ है, हम्म। जब भी आओगे तो मेरे से ले लो। अब मैंने पर्टिकुलर किसी वोडाफोन को अपना इंफ्रा बेच रखा है प्राइवेट, तो मैंने तो उसकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आज 10 लाख में बेच रखा है। पहले उसको बोलूंगा कि तेरे को जरूरत है तो तू मेरे पास वापस आ, मैं तेरा सेटअप बढ़ा दूंगा। वो बिल्कुल पहले बिल्कुल। से वो कॉस्टिंग लेके नहीं चलेगा नहीं एडवांस। चलेगा, सवाल ही नहीं उठता मोहित, एक पहले। मिनट, एक मिनट देख लेते हैं। सर, जो आपने ऐड किया है आईपी, या हाँ, आईपी होस्ट फाइल आपने बनाया है, क्या किया आपने? इन्हें ईटीसी होस्ट फाइल पहले से होती है ना ऑपरेटिंग सिस्टम पे, वो मैंने बना दी है। अच्छा, एमपी तो भी आपने बना इन दी तीनों का, ओके। लोकल ETC होस्ट फाइल होती है ना, उसमें आईपी और नेम डाल के आप लोकल आईपी से राउटिंग कर लोगे। है। बिल्कुल। क्योंकि अगर आप बाद में पब्लिकली जाओगे तो डीएनएस पे जाना पड़ता है, अगर आपके अंदर 20 मशीन है उनकी लोकल राउटिंग ईटीसी से हो जाती है आईपी टू। ठीक है, ये पिंग पुंग करके इसको भी देख लेता हूँ। ठीक है, पिंग करके देखो एक दूसरे को। CP31 ठीक है, 2 ठीक है, 3 ठीक है, ये डॉट सर्टिफिकेट सर्वर पिंग कर रहा है, इस नोड में भी चेक कर लो।
ठीक है, पिंग पुंग कर रहा है, यहाँ भी देख लो। इधर भी एंट्री करनी पड़ेगी। ठीक हो गया, चलो। अब बनाओ सर्टिफिकेट। तो मैंने एक फोल्डर बना लिया, MKDIR सर्टिफिकेट नाम। यहाँ बैठ के मैं सारे सर्टिफिकेट बनाऊंगा और फिर सारे सर्वर पे ट्रांसफर करूंगा, जहाँ जहाँ यूज़ करना पड़ेगा पूरे क्लस्टर के अंदर। जितने भी 200 300 सर्टिफिकेट मुझे रिक्वायरमेंट होंगे, वो मैं यहीं बैठ के बनाऊँ। ये मेरा सर्टिफिकेट अथॉरिटी सर्वर। कल को मेरे सर्टिफिकेट एक्सपायर होगा तो रिन्यू भी यहीं बैठ के करूंगा, ध्यान रखना। हम्म। तो ये ओपन SSL कमांड आपने यूज किया ही होगा, है ना? हाँ सर। ठीक है। इसी कमांड का इस्तेमाल करोगे सर्टिफिकेट को बनाने में। तो ये हो गई हमारी, ठीक है, सर्टिफिकेट की ETCDCA.की। नाम कुछ भी रख सकते हो, वो मैटर नहीं करता, पर ध्यान रखना। तो ये हो गई हमारी CA। अब अप्रूव किसके करोगे? या थर्ड पार्टी कोई एजेंसी से अप्रूव करा रहे हो, या सेल्फ साइन? तो हमने बोला सेल्फ साइन अप्रूव कर रहे हैं क्या, सेल्फ साइन। क्योंकि थर्ड पार्टी एजेंसी के पास जाओगे तो पैसा लेगा फिर वो। और इंटरनल है तो सेल्फ साइन ज़्यादा बेस्ट है। थर्ड पार्टी के पास जाना की रिक्वायरमेंट नहीं है। थर्ड पार्टी के बाद कंपनी कब जाएगी, जब वो कोई बाहर का यूज़र, मतलब एक्सटर्नल पर्पस के लिए आप यूज़ करो, जैसे लोड बैलेंसर के लिए, तो आप थर्ड पार्टी से कराओ, अदरवाइज इंटरनली सही है। तो ये हो गया हमारा सेल्फ साइन CA सर्टिफिकेट। इसी सर्टिफिकेट से हम सारे अदर सर्टिफिकेट को अप्रूव करेंगे। अब जैसे ETCD 1 के लिए सर्टिफिकेट बनाएंगे, 2 के लिए बनाएंगे, 3 के लिए बनाएंगे, और भी सारे कंपोनेंट के लिए बनाएंगे, सारे को अप्रूव्ड हम लोग इसी से करेंगे। तो एक चेन बन जाती है इनके बीच में, ठीक है। जैसे आप कंपनी में ज्वाइन होते हो ना, तो कंपनी आपको एक आई कार्ड दे देती है ना? अब सेम कंपनी के आई कार्ड का बंदा अगर कहीं मिल जाए दूसरी लोकेशन में, तो दोस्ती हो जाती है ना भाई, तू भी उसी कंपनी का, मैं भी उसी कंपनी का। तो वैसे ही। तो ये हम लोग अब की बना रहे हैं, ये ETCD 1 के लिए, ठीक है। अब इसके बाद CSR बनेगा। CSR तो पता ही होगा, सर्टिफिकेट साइनिंग रिक्वेस्ट। ठीक है। अब CSR के बेस पे सर्टिफिकेट बनेगा और अप्रूव्ड फ्रॉम ऊपर जो CA सर्टिफिकेट है। उससे पहले हम लोग उसकी कॉन्फ़िगरेशन डिफाइन करेंगे कि, ठीक है, कि भाई ये कौन से IP पे मैप्ड होगी, कौन से डोमेन में मैप्ड होगी, लाइक कौन से होस्ट नेम के साथ मैप करेगा, किसी अदर के साथ नहीं काम करना चाहिए, सारी चीज़ें। तो ये कॉन्फ़िगरेशन फाइल बना रहे हैं हम लोग। और यहाँ पर ये रही इसकी बेसिक सी कॉन्फ़िगरेशन, जिसमें आपको चेंजेस क्या करना है वो अंडरस्टैंड कर लो बस। तो यहाँ पर आप CN नेम ETCD 1, यहाँ पर DNS 1 ETCD 1, और यहाँ पर IP। तो ये जो सर्टिफिकेट बनेगा ये उसी होस्ट नेम और उसी IP के साथ बस वर्क करेगा, और किसी के साथ नहीं करेगा। तो ETCD 1 की IP क्या है, ये रही। और उसके बाद अब हम लोग बनाएंगे
ETCD1 का सर्टिफिकेट अप्रूव्ड बाय सीए। ठीक है। ओके। हम्म, तो कहाँ पे थे आपने? सर्टिफिकेट, सेल्फ साइन सर्टिफिकेट जनरेट किया, फिर क्या किया था? सेल्फ साइन सर्टिफिकेट हमने जनरेट किया। एक एक मिनट रुक जाओ ना, एक कमांड यहाँ पे ना मिस हो रही है। एक मिनट, आई थिंक वो मेरे से ही डिलीट हो गई। ये हम लोग ना निकाल लेते हैं गूगल से वो कमांड, परफेक्ट कमांड, चैट जीपीटी में जाके। क्या कर रहे हो सर? आप क्या चेक कर रहे हो सर? क्या साइन एक करने को? एक कमांड मेरी मिस हो रही है। ठीक है। वो साइन के बाद जो डालते हैं? नहीं, सेल्फ साइन सर्टिफिकेट तो हमारी बन गई है। ठीक है। और डेटाबेस, देखो सेल्फ साइन हमारी सर्टिफिकेट बन गई है। डेटाबेस वन के लिए मैंने की बना लिया और सीएसआर बना लिया और कॉन्फ़िगरेशन फाइल बना लिया। अब मैं ETCD1 के लिए सर्टिफिकेट बनाऊंगा और अप्रूव करूंगा सीए सर्टिफिकेट। तो इस, आप सीए साइन करोगे ना हाँ उसका भी? जी बिल्कुल। तो सीए साइन करने वाला कमांड मांग रहे हो आप सर? हाँ वो कमांड है, उसमें मैं कॉन्फ़िगरेशन फाइल का पैरामीटर भी डिफाइन करूंगा, वो थोड़ा मिस हो रही है, तो उसको निकाल लेते हैं बस ना। या ये रही ये कमांड। ठीक है। बस, तो ये कमांड मिस हो रही थी। अब देखो, तो यहाँ पे आ जाएगी आपकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल, जो नाम क्या है, ओपन ETCD1 ओपन SSL। ठीक है। बाकी 365 डेज के लिए आप बना रहे हो। और यहाँ पर सर्टिफिकेट का नाम क्या रखना चाहते हो आप, ETCD1.CRT। और यहाँ पर CA की आपका क्या है, की का नाम है आपका ETCD-CA.की। फाइल बनाया, उसके बाद ई टी हमने सी टी सीएसआर फाइल बनाया और सीआरटी फाइल बनाया, राइट? अब सीएसआर और सीआरटी से अब हम लोग अपना सीए साइन कर रहे हैं, राइट? ये साइन हमारा हो गया, सेल्फ साइन हो चुका है सर, सीए साइन हमारा हो चुका है पहले। ये देखो, फर्स्ट कमांड से आपने की जनरेट किया, राइट? पहली कमांड ईटीसीडी। से मैंने की जनरेट की और ये सेल्फ साइन सर्टिफिकेट मैंने जनरेट की सीई का। ठीक है। हो ठीक गई है। सेल्फ साइन सर्टिफिकेट। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं सर्टिफिकेट जनरेट कर रहा हूँ फॉर डेटाबेस वन के लिए। तो मैंने की जनरेट किया, फिर मैं उसकी सीएसआर जनरेट किया। ठीक है। ठीक है। अब मैं सीएसआर बेस पे सर्टिफिकेट जनरेट कर रहा हूँ, और सर्टिफिकेट जब मैं जनरेट करूंगा तो साइन करूंगा इस सीए से जो पहले मैंने जनरेट किया है। ठीक है। ओके। तो ये रही वो कमांड। तो ये सर्टिफिकेट जनरेट किसके लिए हो रही है, ये सर्टिफिकेट जनरेट हो रही है ETCD1 के लिए। बट ये साइन किसके थ्रू हो रहा है, इसके थ्रू, सीए
डॉट सी आर टी, जो मैंने ऊपर बनाई है सेल्फ साइन सर्टिफिकेट, और ये रही। इसको ना सर मैं बार बार भूल जाता हूँ सर, इसको ना थोड़ा एक बार, बता देता हूँ। हाँ थोड़ा सा ना ऐसा नॉमेनक्लेचर बताता हूँ, थोड़ा याद रहेगा, ये क्या कंफ्यूजन हो जाता है बार बार कि बता कौन सा सी है। ये कमांड पहले मैं अपने नोटपैड में लिख लेता हूँ, नहीं तो भूल जाता हूँ। ठीक। देखो, मैंने सबसे पहले कमांड मारी, ये क्या, ये मैंने की बनाई, ठीक है, सी ए की, ठीक है, ये मेरी सी ए की है। अब इसको मैंने साइन कैसे किया, सेल्फ साइन किया। क्या किया, सेल्फ, जो खुद से की साइन। बनाया मैंने उसका खुद का अपना नाम प्रिंट कर दिया, जो भी ठीक है, उसमें परमिशन डाल दी कि मैं कौन सी कंट्री में बैठा हूँ क्या है। हाँ। अब ठीक है। मैं जब अदर सर्टिफिकेट बना रहा हूँ, तो जब मैं अदर सर्टिफिकेट बना रहा हूँ, तो मैं अब उसको सेल्फ साइन नहीं कर रहा, उसको मैं साइन कर रहा हूँ इससे, जिससे मुझे पता चल सके कि भाई ये इस सीए से साइन है, जिससे कि वो उसकी उस सर्टिफिकेट की फैमिली का एक पार्ट बन सके। समझ रहे हैं, एक मिनट रुकना। सर वापस रिपीट हेलो, करना 26 वाला लाइन। बता रहा हूँ, एक मिनट, हाँ जी बोलो, बोलो सर बोलो। उनका ये वाला हाँ मेजर है ना जो अपन करते हैं ना, ये सब वही है राइट, सीएस सर्टिफिकेट। हाँ हाँ, यस 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 वही है। तो आप मुझे व्हाट्सएप में पिंग करो, मैं आपको पेमेंट डिटेल भेज देता हूँ। ठीक, हाँ जी, ठीक। रोहित कल करे क्या इसको? नहीं नहीं, आज बस ये सर अभी फिनिश, सर आज ही बनाओगे सर पूरा लैब? नहीं नहीं, पूरा नहीं बन पाएगा। सर बेसिकली आपने पहले एक नॉर्मल की बनाई, हाँ सर देखो, एक मिनट, ये ऐसे चलता है, मैं आपको बता देता हूँ। भूल जाता हूँ सर। देखो, आपने एक की बनाई, ठीक है। ठीक है, और आपने सेल्फ साइन कर लिया, ठीक है, तो ये ठीक आ है। गया सी ए डॉट सी आर टी। तो आप सेल्फ साइन करते हो तो वो डॉट सीआरटी बनता है राइट? हाँ हाँ। ठीक है। अब ये डेटाबेस 1 है, ये डेटाबेस 2 है, डेटाबेस 3 है। अब ये आपस में बात कैसे करेंगे, तो अब हमने एक की बनाई डेटाबेस 1 के लिए, ई टी सी डी 1 के लिए, फिर हमने सी एस आर बनाई डेटाबेस 1 के लिए, पहले हमने बनाई डेटाबेस डॉट की, फिर हमने बनाई डेटाबेस 1 डॉट सी एस आर, ठीक है, फिर हमने, अब हम बनाने जा रहे हैं सी ई टी सी डी 1 डॉट सी आर टी। तो ये जो सी आर टी है, ये अगर आप सेल्फ साइन कर देते हो यहाँ पर, तो ये अलग डोमेन का हो जाएगा और ये अलग डोमेन का हो जाएगा। तो ये एग्री। अलग डोमेन का ना हो, इसी का हिस्सा हो, तो हमने इससे साइन कर दिया, ठीक है। ऐसे ही आगे चल के हम लोग ई टी सी डी 2 के लिए बनाएंगे कि, नहीं, जो पहले जो की और सीएससीआरटी लिखा है वो सर्टिफिकेट सर्वर पे अलग से बनाया, अलग से बना, और आप अब ईटीसीडी सर्वर पे जाओगे, वहां पर की और सीएसआर बनाओगे नहीं नहीं, राइट? जाऊंगा नहीं, मैं यहीं बैठ के बना रहा हूँ। ओके। आपने सर्टिफिकेट सर्वर पे पहले की और सेल्फ साइन सीएसआर बनाया राइट? फिर आपने ईटीसीडी के लिए अलग से की और सीएसआर बनाया, बिल्कुल बना, और आपने क्या किया, जब उसका सीआरटी साइन करना था तो आपने अपना जो सेल्फ साइन था उससे लिंक कर दिया। उससे साइन किया मैंने। तो मेरे की और सीएसआर बनाने की जरूरत क्या थी? सर, बिना की और सी एस आर के सर्टिफिकेट थोड़ी साइन बनेगी। आप साइन किसको कर रहे हो, साइन आप सी एस आर को ही तो कर रहे हो, तब तो सर्टिफिकेट बन के आ रही है भाई। अगर आप आप एग्जाम लिखोगे, चेक तभी तो होगा। अब एग्जाम ही नहीं लिखोगे तो चेक कैसे होगा, तो ये एग्जाम लिख रहे हो ना, अपने बारे में बता रहे हो, टाइम आपको ये करके दे रहा है, तो तो आपको पता आपने लगे जो अप्रूव। पहले की और सीआरटी बनाया है उसमें कोई भी वैल्यू हो डजेंट मैटर, आपने ईटीसीडी की और सीएसआर जो बनाया ईटीसीडी वन, इसका वैल्यू कुछ और भी हो चलेगा? किसका वैल्यू? जो आपने पहले जो की और सीआरटी बनाया राइट, हम्म इसमें आपने इंडिया का नाम लिख के सेल्फ साइन किया, वर्टिकल वन खत्म हो गया। अब मुझे ईटीसीडी वन से बात करनी है, तो ईटीसीडी वन का की और सीएसआर जो मैं बना रहा हूँ, हम्म
इसमें मैं ऑस्ट्रेलिया का नाम लिख के बनाऊंगा या वो क्या रहेगा? सर बात वो तो आपके ऊपर है, आपको जो लिखना लिखिए, इससे मैटर नहीं करता सर। आप ऑस्ट्रेलिया लिख लिए, इंडिया लिखिए, आपको अप्रूव्ड कौन कर रहा है, जिससे आप अप्रूव करोगे उसकी हिरार्की का हिस्सा हो जाओगे। ओके, जो आपका ETCD1 जो CRT जो आप लिख रहे हो, उसको अपने CA/CRT से जब साइन कर दोगे तो वो मे, आपका मेरे डोमेन का पार्ट हो गया हो आपके उसको। डोमेन का पार्ट हो हाँ, गया, वो मेरे मतलब चेन से कनेक्ट हो गया हो, मैंने उसने एक वैलिड कर दिया। कि मैं अपना सीए हूँ, मैंने अपना साइन जिसको करके दे दिया वो मेरा मेंबर है। मेरा मेंबर है, बिल्कुल, अब सही। गॉट इट, गॉट इट, गॉट इट, अभी समझ में आ गया हाँ, कि मैंने अपना कीए और सीए बना के रख लिया है। अब मैं जिसको साइन करता जाऊंगा वो सब मेरा होता जाएगा। मेरा अगर ये यहाँ पर भी सेल्फ साइन कर लोगे तो ये अलग डोमेन का हो जाएगा, ये अलग डोमेन का हो जाएगा। हाँ, इसको सेल्फ साइन नहीं करूंगा तो फिर तो वो उसको मैं तो खुद के साइन रख लिए तो मैं तो खुद की आइडेंटिटी हूँ। हाँ, पंकज मुझे जब साइन करेगा तो मैं पंकज का मेंबर हूँ। बिल्कुल। तो अब हम लोग एग्री। इसके लिए भी जब बनाएंगे तो इसको भी साइन कौन करेगा, इसको भी उसको साइन तीन। यही करेगा, यही करेगा। अब थर्ड, थर्ड के लिए आप बना रहे हो ETCD3 डॉट ई, ETCD3 डॉट CSR, ETCD3 डॉट CRT। तो इसको साइन कौन करेगा, इसको भी साइन ये कर रहा है। सामने सर आप कमांड भी कॉपी पेस्ट कर दो ना इसी डायग्राम में, मैं स्नैप अभी लेके रख लेता कमांड हूँ। कमांड चलाऊंगा, यहाँ नहीं हो पाएगा, कमांड बड़ी बड़ी है, यहाँ नहीं हो पाएगा पेज। ठीक है, जगह नहीं है ना यहाँ पे। तो ये देखो, तो अब कल को क्या हो गया, कल को ये इसके लिए हो गया, ये हो गया इसके लिए, और ये हो गया इसके लिए, ठीक है। तो कल को ये डेटाबेस 1 अगर 2 से बात करेगा तो ये अपनी की और अपना CRT को लेके जाता है ऑथेंटिकेशन के लिए, एग्री। है ना। अब ये जो है ये अलाउ कब करेगा, ये देखेगा कि भाई तुझे साइन किसने की। अगर ETCD2 वाले मशीन को पास जो CA सर्टिफिकेट है, वो CA सर्टिफिकेट आप जब 1 वाला जब उसके पास जाएगा तो उसका चेक करेगा, दोनों वैलिड, दोनों सेम है या नहीं है, या डिफरेंट है। सेम है तो अलाउ करेगा, नहीं तो डिफरेंट तो अलाउ नहीं करेगा, ऐसे चलता है। समझ आ गई। साइन करके भेजा, वो आपका सीए चेक करेगा, ETCD, राइट? हम्म। एग्री। चलो फिर आज यहीं पे ड्रॉप करें। ठीक है, अब मंडे करेंगे ना? मंडे का। थैंक यू। थैंक यू सर। सर इसको अपलोड कर दीजिएगा। ठीक है, ठीक है।